आज हम चर्चा करने वाले हैं मैथ्यू आर्नल्ड की। तो मैथ्यू आर्नल्ड के काव्य विषयक सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। तो मैथ्यू आर्नल्ड 19वीं शताब्दी का एक महान कवि और समर्थ आलोचक था। उसका जन्म सन 1822 में हुआ था। सैन्सबरी से उच्च कोटि की असाधारण प्रतिभा से युक्त समीक्षक माना है। सैन्सबरी जो एक आलोचक है, उन्होंने उनको ऐसा माना है। मैथ्यू आर्नल्ड ने लगभग 40 वर्ष अध्यापन का कार्य किया और इसी दीर्घावधि में उन्होंने काव्य विषयक गहन चिंतन का पूरा परिचय दिया। तो उनकी कृतियाँ कौन कौन सी है? तो आर्नल्ड ने कुल मिलाकर 40 से अधिक ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से आलोचनात्मक दृष्टि से जो उल्लेखनीय है एसेज इन क्रिटिसिज्म, ऑन द स्टडी, कल्चर एंड एनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा। तो इन सभी काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में आर्नल्ड ने काव्य और जीवन से अविच्छिन्न संबंध की बात साहसपूर्ण कही है। इन सभी ग्रंथों का निचोड़ आर्नल्ड के शब्दों में इस प्रकार दिया जा सकता है कि काव्य और जीवन अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। हमें शांति और शक्ति काव्य से ही प्राप्त होगी। काव्य के बिना विज्ञान अधूरा है। कौन मानता है? मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड का युग और परिस्थितियाँ। तो आर्नल्ड के समय ब्रिटेन की जनता धन और वैभव के मोहकोश में अत्यंत बुरी तरह फंसी हुई थी। धन और वैभव के आगे वे सारी चीज़ों को नगण्य समझते थे। फलतः जनता कला, संस्कृति और साहित्य से विमुख हो रही थी। ऐसी स्थिति में आर्नल्ड के सामने समूची अंग्रेज जाति के सांस्कृतिक और धार्मिक उद्धार का महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित था। एक विद्वान आलोचक के शब्दों में, आर्नल्ड के समय में इंग्लैंड की सांस्कृतिक स्थिति शोचनीय थी। उसे समाज के विकृत होने तथा टूटे जाने की आशंका थी। इसलिए उसने अपने समय के सांस्कृतिक संकट का विवेचन किया और संकट को दूर करने के उपाय भी किए। तो उनके जो मैथ्यू आर्नल्ड के काव्य विषयक जो सिद्धांत है उनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए वह क्या कहते हैं कि काव्य जीवन की समीक्षा है। आर्नल्ड ने कविता को जीवन की आलोचना कहा है। जीवन से हटकर न तो काव्य का सृजन हो सकता है और न उसकी आलोचना। उन्होंने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कवि की महानता इस बात में नहीं कि उसने कला की दृष्टि से कितना महान साहित्य रचा, अपितु इस बात में है कि उसके साहित्य ने युग की साहित्यिक और सामाजिक आवश्यकताओं को किस सीमा तक पूरा किया। तो इसलिए देखिए कि मैथ्यू आर्नल्ड की मूल दृष्टि यही है कि जीवन से हटकर साहित्य का कोई भी अर्थ नहीं है। अतः आर्नल्ड ने काव्य को जीवन के साथ जोड़कर एक सुसमृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का विकास किया। आर्नल्ड का मानना था कि जीवने की गहराई से निकलता हुआ काव्य समाज को प्रभावित करेगा और जीवन और समाज एक ऐसी सांस्कृतिक आलोचना को जन्म देगा जिसमें माधुर्यता, मानव समाज का हित और प्रकाश यानी ज्ञान होगा। तो इसलिए देखिए कि जीवन से संबंधित मानते हैं। फिर देखिए कि काव्य में नैतिकता के ऊपर उनके क्या विचार है। तो आर्नल्ड के अनुसार कविता की एकमात्र महत्ता उसकी नैतिकता है। उसका मानना है कि ऐसा सारा काव्य त्याज्य है जो मनुष्य के नैतिक विकास में सहायक सिद्ध नहीं होता। काव्य का एकमात्र महत्व इसी बात में निहित है कि उसके पठन पाठन से मनुष्य के भीतर नैतिक मूल्यों के प्रति कितनी अधिक आस्था उत्पन्न हो सकती है। तो यानी काव्य का मूल कार्य नैतिक मूल्य जगाना है। नीति को मूलाधार मानने के कारण ही उन्हें शैली, बायरन, कालरिज आदि कवियों की निंदा की। आर्नल्ड यह तो स्वीकार करते हैं कि कविता के लिए नैतिकता आवश्यक है, किंतु वह कदापि यह नहीं चाहता
कि कवि अपनी कविता के माध्यम से नैतिक सिद्धांतों की व्याख्या प्रस्तुत करे। वह व्याख्या प्रस्तुत करना तो नीति शास्त्र अथवा नीति उपदेशक का कार्य है। इसी प्रसंग में आर्नल्ड कविता की कला पक्ष की भी चर्चा करता है। उसके अनुसार अभिव्यंजना का महत्व निर्विवाद है। कविता की बाह्य साज सज्जा निस्संदेह इंद्रिय तुष्टि का एक सशक्त साधन है, किंतु साध्य तो जीवन को उसकी पूर्णता, व्यापकता और उदात्तता के साथ प्रस्तुत करना है। इस बात को आर्नल्ड एक रूप में बांधकर समझाता हुआ कहता है कि हमारी मंजिल तो हमारा घर है। हमें वहां पहुंचकर अपने परिवार, मित्रों एवं देशवासियों के प्रति अपना कर्तव्य निभाना है। हमें घर पहुंचकर आंतरिक स्वतंत्रता, विश्रांति, आनंद और संतुष्टि उत्पन्न करना है। सराय हमें थोड़ी देर तक रमा सकती है, पर अंततः हमें घर पहुंचना अभीष्ट है। तो यानी घर महत्वपूर्ण है। इस रूपक के में सराय का आश्रय कविता की बाह्य रूप सज्जा है और घर का आश्रय कविता का मूल लक्ष्य है। अर्थात जीवन में जो कुछ क्षणिक और तुच्छ है उसी में काव्य हमें प्रवृत्त न करे, बल्कि जीवन के मूल लक्ष्य तक पहुँचाए, वही सत्काव्य है। तो देखिए काव्य विषयक वो क्या कहते हैं काव्य के विषय के बारे में। तो काव्य विषय के संदर्भ में प्राचीन यूनानी कवियों और काव्य शास्त्रों ने निम्नलिखित 3 बातों पर बल देते हैं। कौन सी? तो महान कृति के लिए विषय भी महान होना चाहिए, उसका स्पष्ट प्रणयन होना चाहिए, अभिव्यंजना अथवा कला पक्ष को गौण स्थान दिया जाना चाहिए। तथापि ऐसे यूनानी काव्य शास्त्रियों तथा कवियों की कमी नहीं है जो काव्य विषय के अधिक उसे प्रतिपादन को अधिक महत्व देते हैं। कई विचारकों एवं काव्य शास्त्रों की यह दृढ़ धारणा थी कि मंजे हुए कवि के सदे हुए हाथों में आकर साधारण से साधारण विषय अथवा काव्य व्यापार भी उत्कृष्ट और गौरवमय हो जाता है। आर्नल्ड इस मान्यता का विरोध करते हैं और अरस्तु के इस कथन में अपनी सहमति प्रकट करते हैं कि सब कुछ विषय कार्य पर निर्भर करता है। योग्य विषय चुन लो, उसकी स्थितिजन्य अनुभूतियों को आयत्त करो। यदि ऐसा किया गया तो शेष सब कुछ अपने आप हो जाएगा। काव्य प्रयोजन। तो देखिए काव्य प्रयोजन के ऊपर क्या कहते हैं आर्नल्ड के अंग्रेजी आलोचकों की परंपरा में आर्नल्ड पहला आलोचक है जिसने काव्य और जीवन के अविच्छिन्न संबंध की बात पूरे आग्रह के साथ कही। आर्नल्ड के अनुसार जीवन में सब कुछ को लेकर बनता है और कदाचित इसी कारण आर्नल्ड काव्य को जीवन की व्याख्या कहता है। आर्नल्ड के मतानुसार वही काव्य श्रेष्ठ है जो जीने का ढंग बताता है और जीवन को उच्च भावात्मक धरातल पर प्रतिष्ठित करता है। उनके अनुसार काव्य प्रयोजन केवल मनोरंजन करना नहीं है, अपितु पाठकों के मन में नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना भी है। काव्य प्रयोजन की चर्चा करते हुए आर्नल्ड यह भी कहता है कि इतना ही आवश्यक नहीं कि कवि मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि करे, वरन यह भी आवश्यक है कि वह उसके आनंद की वृद्धि करे। शिलर भी काव्य प्रयोजन और आनंद प्रदान करता है और आर्नल्ड शिलर की इस मान्यता के प्रति पूर्ण आदर भाव रखते हैं कि ऑल आर्ट डेडिकेटेड टू जॉय, द राइट आर्ट इज द एलन विच करेक्ट इज द हाईएस्ट एंजॉयमेंट। अर्थात समस्त कला आनंद का सृजन करती है। उत्कृष्ट काव्य केवल वही नहीं है जो उत्कृष्ट आनंद का सृजन करती है, उत्कृष्ट काव्य केवल वही नहीं जो उत्कृष्ट आनंद उत्पन्न करता है। तो आर्नल्ड का काव्य का लक्ष्य सौंदर्य भी मानता है। आर्नल्ड के अनुसार कविता में सौंदर्य सृष्टि बराबर होती रहनी चाहिए। यदि सौंदर्य से ओझल हो जाए तो केवल भयंकर वास्तविकता ही शेष रह जाएगी। तो यानी सौंदर्य होना चाहिए। तो काव्य हेतु क्या है? तो काव्य हेतु के बारे में आर्नल्ड कहते हैं कि आर्नल्ड कवि शक्ति या प्रकृति को ही काव्य का मूल हेतु मानता था। उसका मानना था
कि उत्कृष्ट कविता रची नहीं जाती, वह स्वयं स्फुट पड़ती है। ग्रे की समीक्षा करते हुए उन्होंने लिखा है कि इतनी प्रतिभा और इतना ज्ञान होने के बावजूद ग्रे ने इतना कम लिखा और इतना कम लिखने पर भी उसका यश अक्षुण्ण है, क्योंकि उसने कभी कहा नहीं, उसने वही कहा जो उसे कहना पड़ा, जो उसकी प्रकृति ने उसे कहने के लिए विवश किया। वर्ड्सवर्थ की समीक्षा में लिखा है कि वर्ड्सवर्थ जो कुछ प्रस्तुत करना चाहता है उसे सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर देना हमेशा उसके बस की बात नहीं है। वह किसी भी कवि के बस की बात नहीं है। यह कविता की देवी का काम है, प्रेरणा का काम है, ईश्वर का काम है, हम कवियों का नहीं। अध्ययन को भी आर्नल्ड काव्य सर्जना के हेतुओं में स्वीकार करता है। वर्ड्सवर्थ के विषय में उसने लिखा है कि वर्ड्सवर्थ अपेक्षाकृत अधिक महान कवि बनाने वाले एक गुण की उसमें कमी रही, उसे अधिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। तो यानी अच्छे कवि बनने के लिए अच्छे पुस्तकों का या ज़्यादा पुस्तकों का अभ्यास करना चाहिए। काव्य हेतु में आर्नल्ड उत्कृष्ट आदर्शों के अनुकरण को भी महत्व देता है। उनके अनुसार कवि को चाहिए कि वह प्राचीन महान कवियों की चुनी हुई कृतियों को अपना आदर्श स्वीकार करे और उनके गहन अध्ययन से लाभान्वित हो। शैली के बारे में देखिए क्या कहते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड गद्य और पद्य की शैलियों और शक्तियों में अंतर मानता है। जो लोग कविता में भी गद्य शैली की हिमायती है, उससे आर्नल्ड का कहना है कि वास्तविक कविता का निर्माण आत्मा से होता है और गद्य शैली में लिखी गई कविता का जन्म मस्तिष्क से होता है। कवि को चाहिए कि वह वस्तु पर आंख टिका कर ही लिखे। तात्पर्य यही है कि कवि वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करे कि ऐसा लगे मानो वह वस्तु आत्मा में प्रविष्ट होकर अपनी स्वाभाविक अभिव्यक्ति पा रही है। किंतु इस कोटि की अभिव्यक्ति और भाषा बड़ी कठिनाइयों से उपलब्ध होती है, जैसा कि ईसरमन कहते हैं। इमर्सन क्या कहते हैं, ऐसी सरल और संतोषप्रद अभिव्यक्ति एवं भाषा उन महान कवियों द्वारा ही संभव है जो सत्य की महान गहराइयों में जीते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड ऐसी शैली के हिमायती थे जिसमें अर्थ अमित पर आखर थोड़े, यानी गागर में सागर, अर्थात जिस उक्ति का कसाव के साथ शुद्धता, स्पष्टता, संगीतात्मकता का निर्वाह हो। इसी प्रकार गद्य शैली में उनका मानना है कि गद्य में नियमितता, एकरूपता, सटीकता और संतुलन, ये 4 गुण आवश्यक हैं। तो समीक्षा के ऊपर देखिए क्या कहते हैं कि मैथ्यू आर्नल्ड 3 प्रकार के मूल्यांकन पद्धतियों का उल्लेख किया है: ऐतिहासिक मूल्यांकन, व्यक्तिक मूल्यांकन और वास्तविक मूल्यांकन। इन 3 समीक्षा पद्धतियों में से आर्नल्ड ने वास्तविक समीक्षा को श्रेष्ठ माना है। ऐतिहासिक मूल्यांकन देखिए, किसी कवि या कृति का मूल्यांकन करते समय उसके युग का अध्ययन आवश्यक है। युग के अध्ययन का आशय है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में काव्य का अध्ययन करना। साहित्य के इतिहास में किसी काव्य कृति का इसलिए महत्व आंका जा सकता है कि उसने साहित्य के विकास में कुछ योग दिया है, परंतु सच देखा जाए तो इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी देखना चाहिए कि काव्य की वास्तविक कसौटी वह कृति कहाँ तक खरी उतरती है, उसका काव्योचित मूल्य क्या है। व्यक्तिक मूल्यांकन देखिए, मैथ्यू आर्नल्ड ने व्यक्तिक समीक्षा को भी समीक्षा का गलत ढंग बताया है, क्योंकि किसी भी समीक्षक को कोई कृति इसलिए उच्च कोटि या निम्न कोटि की लग सकती है कि कवि के साथ उसका संबंध अच्छा या बुरा है। व्यक्तिगत रुचि या अभिरुचि से किसी भी कृति की वास्तविक एवं तटस्थ समीक्षा नहीं हो सकती। वास्तविक मूल्यांकन देखिए कि इस समीक्षा के अनुसार हमें किसी काव्य कृति के समय महान कवियों के उत्कृष्टताओं को दृष्टिपथ में रखना चाहिए। हमें यह रहकर देखते रहना चाहिए कि उस कृति की उत्कृष्टता, शक्ति या आनंद इस कृति में उपलब्ध है या नहीं। जैसे कि
साकेत पढ़ते समय यदि हम तुलसी के रामचरितमानस की उत्कृष्टताओं को दृष्टिपथ में न रखें तो साकेत की उत्कृष्टता या हीनता का निर्णय हम नहीं कर सकेंगे। फलतः उनके अनुसार यह वास्तविक काव्य मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ समीक्षा पद्धति है। साहित्य में समीक्षा का महत्व, तो देखिए आर्नल्ड के अनुसार समीक्षा के बिना सृजनात्मक शक्ति उत्कृष्ट कृति का निर्माण नहीं कर सकती। जिस युग में साहित्य में उत्कृष्ट कोटि की समीक्षा का अभाव है, उसमें मूल्यांकन रचनाओं का भी सर्वथा अभाव रहेगा। उत्कृष्ट साहित्य में निर्माण के लिए उत्कृष्ट समीक्षा का होना अनिवार्य है। यदि समीक्षा शक्ति स्वयं साहित्यकार में है, तब वह उत्कृष्ट कृति का निर्माण करने में समर्थ होगा। इसलिए आर्नल्ड लिखते हैं, साहित्य सर्जना के पूर्व ही प्रत्येक कवि को जीवन और जगत का ज्ञान होना चाहिए। आलोचक की महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन करते हुए आर्नल्ड कहता है कि वह तो समाज का सर्वाधिक जागरूक प्राणी है। कौन? आलोचक। अतः वह समाज के सम्मुख महान कवियों की वकालत करता है और उसका राज्याभिषेक करता है, जबकि उन कवियों को जो छल से और कुटबाजी से कवि के राज्य सिंहासन पर बैठ जाते हैं, आलोचक अपने तीखे प्रहार से ऐसे कवियों को जनता की अदालत में खड़ा करता है और उनकी कमजोरियों का उद्घाटन करता है। वस्तुतः यही से आलोचक के सामाजिक कर्तव्य का श्री गणेश होता है, यानी शुरुआत होती है। तो आर्नल्ड ने आदर्श आलोचक के 3 गुण स्वीकार किए हैं। पहला, आलोचक को चाहिए कि वह वस्तुओं घटनाओं को तटस्थ और निष्पक्ष ढंग से देखे और उन्हें समझकर उनका अध्ययन करे। आगे उसने जो कुछ समझा है उसे दूसरों को समझाए। उसका यह अध्ययन इतना महान और प्रबल होना चाहिए कि इससे संसार और अधिक भव्य बन सके। उसे अपना कार्य धर्मोपदेशक जैसे उत्साह के साथ करना चाहिए। आगे उनका दायित्व कृतिकार के प्रति भी है और उसे ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए कि जिससे कृतिकार श्रेष्ठ और महान साहित्य का सृजन कर सके। सीमा और उपलब्धि, तो आर्नल्ड के आलोचना सिद्धांतों की एक महत्वपूर्ण सीमा उसमें नैतिकता का अत्यधिक आग्रह है। कदाचित इसी कारण आर्नल्ड ने साधारण स्तर की उन कृतियों को भी स्वीकार किया जो नैतिक मूल्यों के प्रति गहन आस्था उत्पन्न कर सकती है। दूसरा यह कि आर्नल्ड ने आलोचकों को आवश्यकता से अधिक महत्व देकर कृतिकार का अवमूल्यन किया है, किंतु फिर भी काव्य प्रयोजन की जैसी स्पष्ट और स्वस्थ व्याख्या मैथ्यू आर्नल्ड ने की है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। आर्नल्ड की कविता और जीवन के अविच्छिन्न संबंध की बात पूरे आग्रह के साथ कही है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आर्नल्ड अंग्रेजी के सर्वाधिक सशक्त और महान आलोचकों में से है और अंग्रेजी आलोचना के क्षेत्र में लगभग 50 वर्षों तक आर्नल्ड का एकाधिकार बना रहा। तो इस प्रकार यह जो है आर्नल्ड के काव्य विषयक विचार मैंने आपके सामने रखे। शुक्रिया।